आईएनएस विक्रमादित्य, समंदर का वो शहंशाह जिसने समंदर में हिंदुस्तान की ताकत को दोगुना कर दिया। समंदर की लहरों को चीरता विक्रमादित्य अपने साथ लेकर चलता है तिरंगे की आन, बान और शान। आईएनएस विक्रमादित्य को प्रधानमंत्री मोदी ने अरब सागर में देश को समर्पित किया। सागर सम्राट विक्रमादित्य का यह लम्हा भी ऐतिहासिक था। पीएम मोदी भारतीय नौसेना के हंस हेलीकॉप्टर में बैठकर आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे। मोदी जैसे ही आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर उतरे तो सबसे पहले उन्हें विक्रमादित्य पर नौसेना के वीर जवानों ने MiG-29K में भी बैठे। ये अपने आप में हमारे सामरिक सामर्थ्य में एक नई भेंट आज प्राप्त हो रही है। मैं देश के नौसेना के जवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समंदर पर तैरते किले की तरह दिखने वाले विक्रमादित्य की ताकत से आपको रूबरू कराएं। इससे पहले आपको दिखाते हैं विक्रमादित्य का इतिहास। समंदर की लहरों पर राज करने वाले विक्रमादित्य का इतिहास 27 साल पुराना है। 1987 में इस युद्धपोत को बाकू नाम से तत्कालीन सोवियत संघ की सेना में शामिल किया गया। 1987 में यह सिर्फ एक युद्धपोत की हैसियत से सोवियत सेना में शामिल किया गया। बाकू 12 एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स और दूसरी तरह के कई रॉकेट लॉन्चर्स से लैस था। लेकिन इस पर लड़ाकू जहाजों को तैनात करने की सुविधा नहीं थी। बीतते समय और बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर बाकू में कई बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों के तहत ही बाकू को एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया गया। साथ ही इसका नाम भी अब बाकू की जगह एडमिरल गोशकोरोव कर दिया गया। बाकू से एडमिरल गोशकोरोव बने समुद्र के इस बादशाह को 1990 में रूसी सेना में शामिल किया गया। रूसी नौसेना को एडमिरल गोशकोरोव की ताकत मिली तो इधर भारतीय नौसेना एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत शिद्दत से महसूस कर रही थी। वहीं सोवियत संघ के विघटन के बाद अपने रक्षा बजट में कटौती करने के लिए मजबूर हुए रूस के लिए गोशकोरोव का रखरखाव बेहद मुश्किल हो रहा था। भारत से अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से रूस ने 1998 में एडमिरल गोशकोरोव को भारत को देने की पेशकश की। लेकिन 11 साल पुराने इस युद्धपोत की मरम्मत का खर्च भारत को उठाना था। भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए एडमिरल गोशकोरोव की पूरी तरह से ओवरहॉलिंग करने का फैसला हुआ। इसके लिए शुरुआत में दोनों देशों के बीच $1.2 बिलियन में सौदा तय हुआ। लेकिन मरम्मत में लगातार हो रही देरी की वजह से इसके बजट में इजाफा हुआ, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच कई मतभेद भी जन्मे। रूस ने बढ़ते हुए खर्चे का हवाला देते हुए भारत के सामने गोशकोरोव के बदले $3.4 बिलियन की मांग की। लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों में $2.35 बिलियन पर सहमति बनी। एडमिरल गोशकोरोव को पहले 2008 में भारत को सौंपा जाना था, लेकिन इसकी मरम्मत में हो रही देरी ने परियोजना को 5 साल पीछे धकेल दिया। एडमिरल गोशकोरोव से आईएनएस विक्रमादित्य बना ये एयरक्राफ्ट कैरियर 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। रूस के शेवरोविंस्क शहर में हुए एक शानदार समारोह में रूसी नौसेना ने एडमिरल गोशकोरोव को भारतीय नौसेना के हाथों में सौंपा, जिसका अब नया नाम था आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य ने पिछले साल जब रूस के डॉकयार्ड से भारत के लिए अपना सफर शुरू किया, तब इस सफर का साथी न्यूज नेशन भी था। रूस का एडमिरल गाश को अब ऑफिशियली हिंदुस्तान को विक्रमादित्य के रूप में सौंपा जा चुका है और आईएनएस विक्रमादित्य
जो हिंदुस्तान की नौसेना की बेड़े में शामिल होगी। इसके साथ ही हिंदुस्तान की नौसेना के अध्याय का एक नया चैप्टर शुरू होगा, जिसमें उनके पास इस तरह का हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार उनके साथ जुड़ेगा, जिसको संचालन का उनको मौका मिलेगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान के नौसेना के बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जुड़ जाएंगे। पहला विराट, जो तकरीबन 50 साल से हिंदुस्तान को अपनी सेवा दे रहा है उसके, और अब विक्रमादित्य की अगर बात करें तो ये जो खूबसूरत मंजर है, आज का दिन जो है वो सुनहरे अक्षरों में हिंदुस्तान की नौसेना के इतिहास में लिखा जाएगा, जहाँ पे रूस की सरजमी पर रूस के आसमान में, जहाँ ऊपर के नीचे हिंदुस्तान का तिरंगा रूस के एडमिरल गाशकोव के ऊपर लहरा रहा है। और ये खूबसूरत मंजर देखने लायक है। और जाहिर सी बात है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो 45,000 टन की भार क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 60 मीटर ऊंचा है और तकरीबन 30 मीटर लंबा है। इसके ऊपर कम से कम 34 एयरक्राफ्ट विमान जो है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट, वो रखे जा सकते हैं। और इसकी जो स्पीड की बात करें वो 30 नॉटिकल पर आगे की स्पीड से चलेगा। और जब इस स्पीड से वो चलेगा तो जाहिर सी बात है चीन के बढ़ते कदम थर्राएंगे और पाकिस्तान भी अपनी नजरें चुराएगा। स्ट्राइक फार, स्ट्राइक श्योर, यानी दूर तक मारो, निशाने पर मारो। यही है आईएनएस विक्रमादित्य का मकसद। नाम और पहचान के साथ ही साथ रूस से भारत आए आईएनएस विक्रमादित्य की मारक क्षमता भी बदल गई। जो बाकू कभी सिर्फ एक युद्धपोत हुआ करता था, वो आईएनएस विक्रमादित्य बनकर एक ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। अब आपको दिखाते हैं कौन से हथियार हैं आईएनएस विक्रमादित्य के तरकश में। आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसी वजह से लड़ाकू विमानों की तैनाती आईएनएस विक्रमादित्य की सामरिक अहमियत भी बढ़ाती है। विक्रमादित्य पर एक बार में 30 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस वक्त नौसेना ने MiG-29 के विमानों को विक्रमादित्य पर तैनात किया हुआ है। MiG-29M की नई पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान खास तौर पर नेवी के लिए तैयार किया गया है। MiG-29K सभी खतरनाक हथियारों से लैस है। इसमें ऑप्टिकल लेजर गाइडेड बम ले जाए जा सकते हैं और एयर टू एयर मिसाइल से भी MiG-29K लैस रहता है। MiG-29K हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है और ये 1300 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेट कर सकता है। विमानों के टेक ऑफ के लिए विक्रमादित्य पर तकरीबन 200 मीटर का रनवे है। इतने छोटे रनवे से विमान उड़ान तो भर लेते हैं, लेकिन तेज गति के साथ लैंडिंग करना काफी मुश्किल काम होता है। विक्रमादित्य के रनवे पर विमानों की लैंडिंग के लिए एक खास किस्म का सिस्टम लगाया गया है, जिसे नाम दिया गया है स्टोबार। स्टोबार का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ बट रिकवरी अरेस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में लैंडिंग करते वक्त विमान एक हुक को जहाज के डेक पर बंधे तार में अटका देता है और ये मजबूत तार विमान की रफ्तार को कम कर देता है, जिसकी वजह से लैंडिंग आसान हो जाती है। लेकिन विक्रमादित्य पर तैनात पायलट्स के लिए ये काम उतना आसान नहीं है जितना सुनाई देता है। आईएनएस विक्रमादित्य पर विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक्यूरेसी जो पायलट को दिखानी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग और कठिन होती है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के डिसाइड कर लिया कि आज मैं कैरियर पर लैंड करूंगा, वो हो नहीं पाता है। तो काफ़ी हमारा स्ट्रिक्ट एक सिलेबस फॉलो करते हैं हम, करीब 20 सॉटी 15-20 सॉटी का कैरियर पे। उससे पहले 15-20 सॉटी हम लैंड पे भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर हंसा में एक इसका कॉपी बना हुआ है, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ही अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है तब हम कैरियर पे आएंगे और फिर 15-20 सॉटी हमारी यहाँ पे होती हैं। उसके बाद ही हम कैरियर क्वालिफाइड कहलाए जाते हैं, और वो सिर्फ दिन के लिए। उसके बाद रात के लिए अलग से भी हमारा दिन में तार और रनवे साफ दिखता है, लेकिन रात में यही लैंडिंग कई गुना मुश्किल हो जाती है। विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर रात में लैंडिंग करने के लिए हर पायलट को कम से कम 50 ऐसी लैंडिंग का अभ्यास करना पड़ता है। कैरियर पे कोई भी नाइट लैंडिंग इंडियन पायलट ने की नहीं है। उसका हमने क्राइटेरिया लिया है कि एटलीस्ट 50 दिन में लैंडिंग के बाद ही वो कैरियर रात के लिए पायलट प्रोग्रेस होगा उस सिलेबस के लिए। तो अभी हमारे कैरियर की 50 लैंडिंग होने, पहले पायलट हैं उनकी 50 लैंडिंग होने वाली हैं। उसके बाद ही वो नाइट वाला शुरू करेंगे। नाइट वाला तो बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठिन होता है।
इनफैक्ट अगर मतलब यूएस में भी कहा गया था, जो एडविन ऑल्ड्रिन करके सेकंड पायलट जो मून पे लैंड किए हैं, दे हैव सेड कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू लैंड ऑन अ कैरियर देन लैंड ऑन द मून। आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट करने के लिए नौसेना के पायलट्स के लिए एक खास ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर इसी किस्म के सिस्टम की एक कॉपी बनाई गई है। इसी सेंटर पर पायलट ट्रेनिंग कर तैयार हो रहे हैं विक्रमादित्य के बेड़े का हिस्सा बनने के लिए। जो इक्विपमेंट और सिस्टम जो जहाज पे लगे हुए हैं, सेम सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं, जिसकी मदद से पायलट्स को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और उनको बहुत लाभ होता है इस ट्रेनिंग से, सो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे आर गोइंग। क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन कौन से जहाज, हवाई जहाज हैं जिनसे फैसिलिटी हमारी MiG-29 की और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लड़ाकू विमानों के साथ ही साथ फायर पावर से लैस अत्याधुनिक कामोग 31 और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी विक्रमादित्य के बेड़े का हिस्सा होंगे। कॉन्ट्रा रोटेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कामोग की दोहरी खूबियां हैं। जहां एक तरफ कामोग सर्विलांस का काम करता है, तो दूसरी तरफ वो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का भी रोल निभा सकता है। विक्रमादित्य को आप एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर समझ सकते हैं जो न सिर्फ समंदर में सरहदों की निगरानी करेगा, बल्कि जरूरत पड़ते ही दुश्मन पर तेज रफ्तार से हमला भी कर सकेगा। इसके लिए विक्रमादित्य पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी तैनात की जा सकेगी। अपनी सुरक्षा के लिए विक्रमादित्य पर एंटी शिप मिसाइल भी है। बताया जा रहा है कि 2017 तक विक्रमादित्य पर बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात हो जाएगा। बराक 8 की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर है, यानी 70 किलोमीटर दूर से भी अगर दुश्मन हमला करेगा तो विक्रमादित्य बराक 8 के जरिए अपनी सुरक्षा कर सकेगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि विक्रमादित्य समंदर में एक अभेद्य किले की तरह होगा। विक्रमादित्य के वेपन सिस्टम के साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेहतरीन संचार सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। जब एडमिरल गोशकोर्व को अपग्रेड करके विक्रमादित्य बनाया जा रहा था, तब लंबी दूरी के हवाई सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े सिस्टम लगाए गए थे। इन सर्विलांस सिस्टम के जरिए विक्रमादित्य पर मौजूद कमांडर 500 किलोमीटर के रडार में किसी भी किस्म की हरकत पर नजर रख सकता है। विक्रमादित्य में ग्लोबल मरीन कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेरी ब्रिज मास्टर नेविगेशन सिस्टम, नया डाटा लिंक और IFFM के सिस्टम लगाए गए हैं। विक्रमादित्य पर लगे वेपन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल और बमों के कंट्रोल के लिए विक्रमादित्य पर लेसोरेब ई सिस्टम लगाया गया है। लेसोरेब शिप के सेंसर और डाटा को एक जगह इकट्ठा करके हालात का जायजा लेता है और फिर इस डाटा को एक साथ जोड़ता है, जिससे विक्रमादित्य का कमांडर जरूरत के मुताबिक फैसला ले सकता है। ये तो बात हुई विक्रमादित्य के हथियारों की। अब हम आपको दिखाते हैं विक्रमादित्य का आकार। अपनी श्रेणी के सबसे शानदार विमान वाहक पोतों में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य की खूबियों की फहरिस्त उसके आकार की तरह ही विशाल है। समुद्र पर तैरते इस 44,500 टन के फौलादी किले को अगर पानी पर तैरता हुआ शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए आईएनएस विक्रमादित्य की कुल लंबाई 284 मीटर है। अगर आपकी गणित कमजोर है तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि समंदर के इस बादशाह का कुल आकार फुटबॉल के 3 बड़े मैदानों के बराबर है। लगभग 20 मंजिला इमारत जितने ऊंचा विक्रमादित्य 30 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीर सकता है। एक बार अपना सफर शुरू करने के बाद विक्रमादित्य लगातार 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और इस दौरान वो 13,000 किलोमीटर का सफर भी बिना किसी परेशानी के तय कर सकता है। कीव क्लास के इस करियर पर फाइटर प्लेन्स की टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा दूसरे ऑप्शंस के लिए कुल 22 डेक मौजूद हैं।
बड़े आकार और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस विक्रमादित्य की सुरक्षा और रखरखाव के लिए मौजूद स्टाफ के साथ ही उस पर तैनात सैनिकों की तादाद बहुत बड़ी है। आईएनएस विक्रमादित्य पर दूसरे स्टाफ के साथ एक बार में कुल 1600 सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रसद की भारी मात्रा में जरूरत होगी और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य में 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल एक साथ स्टोर करने की भी सहूलियत मौजूद है। ये सभी सामग्री अगर आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो शायद ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 1600 सैनिकों के लिए ये महज 45 दिनों का ही रसद है। 1600 सैनिकों के लिए हजारों लीटर साफ पानी की भी रोज जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए समुद्र के पानी को साफमोसिस प्लांट भी लगाया गया है जो रोजाना 400 टन पानी को साफ करने की क्षमता रखता है। आईएनएस विक्रमादित्य में पावर सप्लाई के लिए जनरेटर्स की भी व्यवस्था है जो लगातार 18 मेगावाट बिजली की सप्लाई करते रहते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा वरदान है जो दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति को दोगुना कर देगा और भारतीय नौसेना को इसकी सख्त जरूरत भी थी। जानकारों का कहना है कि अगर हिंद महासागर में भारत को अपनी जगह मजबूत करनी है तो उसके लिए नौसेना को ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है और विक्रमादित्य इसी जरूरत को पूरा करेगा। This aircraft carrier is going to be the flagship of the Indian Navy. It can, now the Indian Navy policy is changing. It is no more the shore-based Navy looking after the littoral, till continental shelf of Indian coastline. It is the blue water Navy which will look after the interests of India right into the east to the China Sea. आईएनएस विक्रमादित्य के बेड़े में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर कैटेगरी के युद्धपोत भी चलेंगे। यानी विक्रमादित्य का बेड़ा एक ऐसी छोटी सेना होगी जो आदेश मिलते ही एक्शन के लिए तैयार रहेगी। ये जहाज एक हमारी नौसेना के लिए बहुत ही कॉम्बैट केपेबल और नया अति आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके एयरक्राफ्ट जो है वो भी एक न्यू जनरेशन की एयरक्राफ्ट है। इससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जिस तरह से जो हमारे देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हम उनका सही तरीके से प्रोटेक्शन कर सकें। विक्रमादित्य के नौसेना में आने से समंदर में भारत का सामरिक समीकरण काफी मजबूत होगा, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले जिनसे हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। अगर बात एयरक्राफ्ट करियर की करें तो पाकिस्तान नौसेना के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है, जबकि चीन के पास भी सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट करियर है। पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है और देश को अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित भी कर चुके हैं राष्ट्र सेवा के लिए। और अगर इसके खूबियों, इसकी क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये इसका डेक और लंबा समंदर से वो अपनी पैनी नजर बनाए रहेगा, दुश्मन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। और अगर पाकिस्तान और चाइना जरा सा भी कदम बढ़ाते हैं तो उनके लिए ये बहुत खतरा साबित है। आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य के होने की वजह से विमान वाहक पोतों के मामले में हिंदुस्तान अपने दोनों पड़ोसियों से आगे है। भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय नौसेना की शक्ति इससे बहुत बढ़ेगी और भारतीय नौसेना के जितने कार्यरत लोग हैं उनको बहुत बड़ा मनोबल मिलेगा। आईएनएस विक्रमादित्य के आने से इंडियन नेवी के पास इसे दोनों तरीकों से इस्तेमाल करने का विकल्प भी होगा। यानी जब जरूरत पड़े तो विक्रमादित्य किसी हमले को रोक सकेगा और हालात के हिसाब से वो दुश्मन पर हमला भी बोल सकेगा। हम फिलहाल खड़े हैं आईएनएस विक्रमादित्य के फ्लाइंग डेक पे। आप देख सकते हैं कि इधर
मिग 29 है। और लेकिन अभी जब चलता है तो पूरे लाल लश्कर के साथ चलता है, इसके साथ ब्रिगेड चलते हैं, इसके साथ पनडुब्बियाँ चलती हैं, और इसकी रक्षा के लिए, अगर देश की रक्षा करते तो इसकी रक्षा के लिए इससे कई पनडुब्बियाँ, ब्रिगेड और ऐसे जो शिप्स हैं इनके साथ चलते हैं। ऊपर में अगर इसके ऊपर फ्लाइंडे की बात करें तो जो लड़ाकू विमान है वो तैनात रहते हैं, और दुश्मन से पैनी नजर बना के रखते हैं। लद्दाख सिस्टम से हर वक्त जो सीमा है, समुद्री सीमा है, उससे जो निगाहें बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं विराट, आप देख सकते हैं जहाज जो है वो इसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। समंदर में विक्रमादित्य पर खड़े लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों के अंदर दुश्मन को टारगेट पर ले सकेंगे। सुरक्षा के साथ ही समंदर में निगरानी के लिए भी आईएनएस विक्रमादित्य एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। विक्रमादित्य पर टोही विमानों को तैनात कर नौसेना लंबी दूरी तक समंदर में सर्विलांस कर सकेगी। इसका एक बड़ा फायदा एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के दौरान होगा। लंबे वक्त से भारतीय नौसेना हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाती रही है। खासकर सोमालिया और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। ऐसे में विक्रमादित्य इन ऑपरेशंस की अगुवाई करने वाली जंगी जहाज का रोल भी निभा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रमादित्य जैसा जहाज राहत और बचाव कार्यों का हिस्सा भी बन सकता है। अमेरिका ने हायान तूफान के दौरान अपने एक विमान वाहक पोत को बेस बनाकर रिलीफ ऑपरेशंस चलाए थे। अगर भारत को जरूरत पड़ी तो आईएनएस विक्रमादित्य इस भूमिका को बखूबी निभा सकेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत बड़ा युद्ध होता है, और हर समय जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट होता है वो उस समय की सबसे बड़ी इंडक्शन होती है। जब विक्रांत आया था उस समय वो सबसे बड़ी इंडक्शन थी। फिर विराट, अब हमारी बारी है, और हम लोग तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहले 2 रह चुके हैं, और अब विक्रमादित्य देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। विक्रमादित्य पूरी तरह ऑपरेशनल है और वो दिन रात समंदर की लहरों पर सवार होकर करेगा देश की आन बान और शान की रक्षा। टीम न्यूज़ नेशन।